हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहां पर हम अब हमारे वीडियोस का तीसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं, किंगडम फंजाई। पहले वाले वीडियोस को प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। और काफी सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कैसा भैया हमारा भी कछु करो, तो आप लोगों के लिए भी कर दिया गया है। आज का वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई। फंजाई, व्हाट आर फंजाई? क्या होते हैं कवक? हिंदी में कहते हैं कवक, इंग्लिश में फंजाई। क्या होते हैं कवक? देखिए, R.H. व्हीटेकर इन्होंने कवक जगत दिया था। इन्होंने कहा कि सेप्रोफाइटिक मृत जीवी, सड़ी गली चीजों के ऊपर जिंदा रहने वाले जीवों के लिए एक अलग से जगत बनाना, किंगडम बनाना जरूरी है। तो इन्होंने जितनी भी फफूंद और जितने भी फंगस, जितने भी मशरूम्स थे जो सड़ी गली चीजों के ऊपर उगते हैं, उन्हें डाल दिया था कवक जगत या किंगडम फंजाई में। तो किंगडम फंजाई क्या है या कवक जगत क्या है? द किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, जगत है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या? जो किसी दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हो, खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। अच्छा, हम भी तो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, हम भी हैं, तो वे भी हैं, वे भी हैं। उनके खाने में और हमारे खाने में क्या अंतर है? फंगस के खाने में हमारे खाने में क्या अंतर है? हम चलते फिरते हुए खाना खा सकते हैं, फंगस चलते फिरते हुए खाना नहीं खाता है। वो सड़ी गली चीजों के ऊपर उगता है। फंगस क्या करता है? उगता है। उगता है तो पौधा क्यों नहीं कह रहे? अरे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? पौधा हरे रंग का होता है भाई, फोटोसिंथेसिस करता है। फंगस क्या फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, हरे रंग का नहीं होता फंगस। व्हाइट कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा, ब्राउन कलर का रहेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तो क्या करता है? लिव ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर। अरे डेड, मरे हुए, डीके, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कोई भी चीज सड़ जाएगी, गल जाएगी, आप ब्रेड को 2-4 दिन छोड़ दो, उसके ऊपर जो फफूंद आएगी ना, दोज आर फंजाई। वो क्या है? वो फंगस हैं। तो दे लिव ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर, दे लिव डेथ। समझ में आया? तो ये है, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक या मृत जीवी पोषण बोला जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। सड़ी गली चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहना। अच्छा, यह भी बात समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, गिद्ध भी तो सड़े गले जीवों को खाता है। अरे वो खाता है, ये उस पर उगते हैं, दोनों में अंतर है। फंगस की क्या खास बात है? फंगस की खास बात है, मान लीजिए ये कोई डेड मैटर है, जैसे गोबर मान लो। अब फंगस क्या करेगा? इसके ऊपर उगेगा, ऐसे करके। फंगस के कहीं कहीं पर इसके स्पोर्स, इसके बीजाणु पड़े हुए होंगे। उन स्पोर्स से फंगस का पूरा जाल बनेगा और उस जाल से फिर ऐसे करके फंगस पैदा होगा। व्हाइट व्हाइट कलर के मशरूम पैदा होंगे। तो ये उगता है, इसका जाल उगता है। किस पर उगता है? डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मरे अथवा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर ये उगता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। तो फंगस सड़े गले या मृत जैविक पदार्थों के ऊपर उगते हैं। दे लिव ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दस दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। इसी वजह से इनको मृतजीवी कहा जाता है, मृतपोषी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर आती है माइकोलॉजी, साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फंगल सेल्स और फंगस। दिस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे माइकोलॉजी कहा जाता है या कवक विज्ञान कहा जाता है। फंगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक कवक
किस प्रकार का होता है, एक फंगस किस टाइप का होता है। द फंगल बॉडी मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन ऑलमोस्ट थिन फिलामेंट्स या थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे। यहां पर जो फंगस की बॉडी होती है वो बिल्कुल पतले पतले, एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ज्यादा पतले पतले धागों से, धागे जैसी संरचनाओं से बनी हुई होती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, जिन्हें कहते हैं हाइफे। क्या कहा जाता है उनको? हाइफे, या हिंदी में बोला जाता है कवक तंतु। क्या कहा जाता है? कवक तंतु। अब ये जो कवक तंतु हैं, बहुत सारे कवक तंतु मिलेंगे, कवक तंतु आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बना लेंगे, बहुत सारे धागे आपस में मिलकर उलझ जाते हैं, उलझ जाते तो क्या बन जाता है? जाल बन जाता है। तो जब बहुत सारे हाइफे आपस में मिल जाएंगे ना, तो इनकी बॉडी का जाल बन जाएगा और उस जाल को कहा जाएगा माइसीलियम, MYCELIUM, माइसीलियम, या हिंदी में कहेंगे कवक जाल। तो यूं कह सकते हैं हम कि कवक का शरीर कवक जाल या कवक तंतु से बना हुआ होता है। द फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे एंड दीज हाइफे join together and form net like structure called mycelium। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हाइफे है, ये जो हाइफे है ना, ये जो हाइफे है तंतु, कवक तंतु, ये दो तरह का होता है। एसेप्टेड हाइफे यानी पटहीन कवक तंतु, और सेप्टेड हाइफे या पटयुक्त कवक तंतु। अच्छा, कैसे? देखते हैं। देखिए, ये फंगल फिलामेंट है या हाइफे है या कवक तंतु है। अगर इस कवक तंतु को आप माइक्रोस्कोप से देखो और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही तैरते हुए मिले, इस तरह से तैरते हुए मिले, और इनके बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं हो, कोई दीवार नहीं हो, कोई सेप्टा नहीं हो, ये ऐसी दीवारें नहीं होनी चाहिए। ये फिलामेंट है और इसमें अगर इस टाइप से ये ऐसे ट्रांसवर्स वॉल्स अगर प्रेजेंट है, अनुप्रस्थ दीवारें अगर उपस्थित है, तो इन दीवारों को कहा जाएगा सेप्टा। सेप्टा या पट, हिंदी में पट कहा जाता है, इंग्लिश में सेप्टा कहा जाता है, तो सेप्टा या पट कहा जाएगा। अगर ये दीवारें कवक तंतु में उपस्थित है तो ऐसे कवक तंतु को, ऐसे हाइफे को हम कहेंगे सेप्टेट, SEPTAT, सेप्टेट या पटयुक्त, पटयुक्त हाइफे या कवक तंतु, कवक तंतु। ठीक है, सेप्टेट हाइफे कहेंगे। इसमें क्या होगा कि ये काफी सारी सेल्स में, काफी सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा और हर एक कोशिका या सेल के अंदर एक या दो न्यूक्लियस, दो तीन न्यूक्लियस हो सकते हैं, दो तीन केंद्रक हो सकते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़े। एसेप्टेड हाइफे, एसेप्टेड हाइफे में क्या होगा? सेप्टा या पट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा? ये सारे सारे न्यूक्लियस जो होंगे वो एक ही साइटोप्लाज्म में, एक ही कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे केंद्रक तैरते रहेंगे। तो वहां पर क्या होगा? एक अवस्था आ जाएगी जिसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर है। ऐसे हाइफे को अपन क्या बोलेंगे? एसेप्टेड, ASEPTATE, एसेप्टेड हाइफे या पटहीन, पटहीन कवक तंतु। तो कवक तंतु दो प्रकार के हो गए, या कवक के तंतु दो प्रकार के हो गए, पटहीन और पटयुक्त, एसेप्टेड और सेप्टेड। ठीक है, तो इसके हिसाब से फंगस डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहां पर ये जो बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ जुड़े हुए हैं ना, इस अवस्था को कहा जाता है संकोशिकी, संकोशिकी अवस्था या कोएनोसाइटिक, COENOCYTIC, कोएनोसाइटिक स्टेज, संकोशिकी अवस्था या कोएनोसाइटिक स्टेज कहा जाता है। तो देखिए, तो फंगल हाइफे आर ऑफ टू टाइप, एसेप्टेड हाइफे पटहीन कवक तंतु एंड सेप्टेड हाइफे पटयुक्त कवक तंतु। अब यहां पर पटहीन कवक तंतु की क्या खास बात है? क्रॉस वॉल्स और सेप्टा आर नॉट प्रेजेंट इन हाइफे। जैसा कि हमने कहा कि भाई है ना, फंगस का जो फिलामेंट है उसमें दीवारें नहीं होगी, ऐसे कैसे न्यूक्लियस होंगे। हाइफे आर मल्टी न्यूक्लिएट, ये कवक तंतु जो होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस वाला होगा, बहुत सारे केंद्रक वाला होगा। आगे है आल्सो टर्म्ड कोएनोसाइटिक हाइफे, इसी वजह से इसको
कोएनोसाइटिक हाइफे या संकोशिकीय कवक तंतु भी कहते हैं। आगे चलिए, सेप्टेट हाइफे, पटयुक्त कवक तंतु। अब पटयुक्त कवक तंतु क्या होता है? क्या होता है भाई? क्रॉस वॉल्स और सेप्टा आर फाउंड इन हाइफे। यहां पर देखिए भैया, ये कवक तंतु है तुम्हारे सामने, हाइफे है और इसके अंदर क्रॉस वॉल्स है, अनुप्रस्थ दीवारें हैं, एंड और सेप्टा, या इन दीवारों को क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। ये सेप्टा उपस्थित रहेगी और इसके अंदर क्या रहेंगे? आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये सेप्टा में डिवाइडेड होंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा? सेप्टेट हाइफे कहा जाएगा। समझ में आया? आगे चलो, रथ आगे बढ़ा दो पार्थ। चलो, अच्छा ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे हाइफे आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलकर क्या करेंगे? एक जाल बना लेंगे, पूरी फंगस की बॉडी बना लेंगे। तो हाइफे से, कवक तंतुओं से बने हुए जाल को कहा जाएगा कवक जाल या माइसीलियम। Numerous hyphae are twinned around one another to form mycelium। बहुत सारे हाइफे आपस में ट्विन्ड अराउंड हो जाएंगे, आपस में गुथ जाएंगे और कवक का जाल बना लेंगे, जिसको क्या कहा जाएगा? माइसीलियम कहा जाएगा। तो फंगस की बॉडी को क्या कहा जा सकता है? माइसीलियम भी कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलो अब आगे देखो, अगर हम सेलुलर लेवल पर इसकी स्टडी करें, फंगस सेल की स्टडी करें, तो फंगस सेल की स्टडी की क्या खास बात होगी कि जो फंगस की सेल होती है वो प्लांट सेल के जैसी होती है। थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कि प्लांट के भी थोड़े बहुत कैरेक्टर मिलेंगे, एनिमल्स के भी थोड़े बहुत कैरेक्टर मिलेंगे। देखो प्लांट का क्या कैरेक्टर है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति पाई जाएगी भैया। सेल पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और ये कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी हुई रहेगी। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन की बनी रहेगी। एक काइटिन का होते हैं भैया, तो देखो काइटिन भी एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होते हैं भैया। पॉलीसेकेराइड नहीं जानते हो? बहुत कच्चे हो भैया। देखिए काइटिन ऐसा होता है कि हमारी जो मतलब बॉडी है ना, वो कुछ तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। पॉलीसेकेराइड, फैट्स एंड प्रोटीन्स आल्सो। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे एंजाइम बना सकते हैं, हार्मोन बना सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड है प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 होता है। बायो मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से या कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है पॉलीसेकेराइड, वो एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन। तो काइटिन से इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। कीड़ों का जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर का कवच है, वो भी काइटिन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये एक पॉलीसेकेराइड है काइटिन। तो इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। अंदर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। अंदर साइटोप्लाज्म यानी वो फ्लूइड भी भरा हुआ रहेगा, साइटोप्लाज्म जिसे बोलेंगे। और सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, एक न्यूक्लियस मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है, गल्जी बॉडी मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, सब प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। नहीं मिलेंगे तो क्या नहीं मिलेंगे भैया? प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे, लवक नहीं मिलेंगे। इनकी सेल के अंदर लवक नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? देखिए क्या खास बात होगी इनकी सेल्स की, देख लेते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स, यूकेरियोटिक कोशिका रहेगी, ससीम केंद्र की कोशिका रहेगी, डेवलप्ड सेल रहेगी। सेल वॉल कंटेन काइटिन। इनके सेल वॉल में क्या मिलेगा आपको? काइटिन मिलेगा, जो कि इनकी खास बात है। स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में भी खाना ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होता है, इकट्ठा होता है, और इनके अंदर भी स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। एनिमल कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, सीधी सीधी बात है। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ कुछ जगहों पर मुड़ी हुई होती है, आउट ग्रोथ दिखाती है, बाहर बड़ी हुई होती है। इनको बोलते हैं लोमोसोम्स। तो लोमोसोम नाम की स्ट्रक्चर्स भी इनकी सेल के अंदर देखने को मिलती है। ये इनकी खास बात हो गई, रिपीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन की बात करते हैं।
जिंदा कैसे रहते हैं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। आगे देखो, बाकी मैं नहीं बोलूंगा। तो यहां पर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब विषमपोषी होते हैं, खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहेंगे। यहां पर मोस्टली सेप्रोफाइटिक, ज्यादातर जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार का है, विषमपोषी प्रकार का है। विषमपोषी का मतलब दूसरे जीवों के ऊपर खाने के लिए निर्भर रहना, वो तो है ही सही, लेकिन उसमें भी मोस्टली सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब मृत जीवी, मरी या सड़ी गली चीजों के ऊपर जिंदा रहते हैं। तुम्हें जिंदगी से प्यार है, इन्हें मौत से प्यार है। दे लव डेथ। जहां मौत होगी वहां पर उगेगा तुम्हारा डॉन। कौन? फंगस। तो यहां पर मोस्टली सेप्रोफाइटिक मृत जीवी होते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मरे सड़े गली चीजों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। अरे गुरुजी बहुत बार बताओगे भाई, क्या बात है, इतनी बार बताए जा रहे हो, मरे सड़े गले, मरे सड़े गले, मरे सड़े गले। अरे खाने में क्या अंतर है? देखो खाने में अंतर है। देखो मेरे भाइयों, समझो इस बात को। ये फंगस उग रहा है जैसे, अब किसके ऊपर उग रहा है? किसी मटेरियल के ऊपर उग रहा है। अब ये बेचारा फंगस किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। हम सभी सेल से बने हुए हैं। रॉबर्ट हुक बाबा बोलकर चले गए, एम श्लाइड एंड टी श्वान ने सेल थ्योरी दे दी थी। बात समझ में आ रही? तो यहां पर क्या हुआ, अब ये उग रहा है डेड डी के प्रोडक्ट से। अब ये इसका खाना है। खाना कहां पर है? बाहर की तरफ है। ठीक है। अब मरा सड़ा गला पदार्थ तो पहले से ही है। अब इसके पास में कौन उग गया? फंगस उग गया। अब फंगस को इसको खाना है, तो फंगस में कहीं कहीं पर मुंह तो होगा नहीं कि भाई डायरेक्ट यूं करके गप करके खा लिया, नहीं होगा ना। तो ये क्या करेगा? ये क्या करते हैं, अपनी सेल्स से कुछ एंजाइम डालते हैं, ENZYME एंजाइम। तो ये अपनी सेल्स से क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे? खाने वगैरह को पचा देंगे, खाने को पचा लेंगे, और खाना पचाने के बाद में उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहां पर खाना जो है वो इनकी सेल्स के अंदर जाकर नहीं पच रहा है। खाना कहां पच रहा है? खाना इनके सेल्स से बाहर पच रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद फूड को क्या कर रहे हैं? ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो खाने का ये एक अलग ही स्टाइल का तरीका है। वो किस में मिलता है? फंगस में मिलता है। तो डेड और डीके प्रोडक्ट के ऊपर अपने एंजाइम्स छोड़ते हैं, एंजाइम से खाने को पचा लेते हैं और पचाकर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनका खाने का तरीका होता है। तो मरी सड़ी गली चीजों को ये ऐसे खाते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो चलते हैं। यहां पर देखिए अदर मोड्स, दूसरे कौन से तरीके हैं इनके? अदर मोड्स। अब दूसरा कोई तरीका है? हाँ है। कहां तक जिंदा रहेंगे भाई मरी सड़ी गली चीजों के ऊपर? कुछ जिंदगी का मजा भी तो लिया जाए। लिया जाएगा भैया, क्यों नहीं लिया जाएगा। सबसे दूसरा न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब एक जिंदा जीव दूसरे जिंदा जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर जब अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, अपना पोषण करता है, दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अरे वाह यार, ये तो प्यार का संबंध हो गया। बिल्कुल है भाई। यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक गाय है, ये गाय है, गाय के ऊपर चिपक रहे हैं बहुत सारे पिस्सू, बहुत सारे चिचड़े चिपक रहे हैं। अब जो गाय है, गाय को प्रेम इन कीड़ों से, ये कीड़े क्या कर रहे हैं? गाय का खून चूस रहे हैं। अब खून चूसने से पिस्सू को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। गाय को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ऐसा बायोलॉजिकल रिलेशन या ऐसा बायोलॉजिकल एसोसिएशन जब दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में होता है ना, जब किसी एक जीव को फायदा हो और दूसरे जीव को नुकसान हो, तो इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट ये चाहता है कि तेरा खून भी पीता रहूं, लेकिन तुझे मारूंगा नहीं। जो मजा जिंदा रख के तड़पाने में, वो मारने में कहां। तो यहां पर वही वाली बात है कि तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ना, ये दूसरे जीव की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं। तो फंगस, बहुत सारे फंगस भी पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंगस है ट्राइकोफाइटोन। ये ट्राइकोफाइटोन नाम का एक फंगस है, एक कवक है। ये क्या करेगा? दाद खाज खुजली, सबकी दवा रिंग कटर, तो दाद खाज खुजली पैदा करेगा। इससे बोलते हैं रिंगवॉर्म इंग्लिश में। तो रिंगवॉर्म कहां से उखड़ गया? तो रिंगवॉर्म पैदा करता है।
और रिंग वो पैदा करता है ट्राइकोफाइटोन। तो ये ट्राइकोफाइटोन हमारी स्किन के नीचे मिल जाता है, डर्माफाइटोन भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, अब ये पैरासाइट के रूप में भी मिल सकते हैं, तो प्लांट के ऊपर भी पैरासाइट के रूप में कई बार बहुत सारे फंगस मिल जाते हैं, और एनिमल्स का तो है ही सही ट्राइकोफाइटोन, तो एज ए पैरासाइट भी ये रह लेते हैं, यानी हमारी स्किन वगैरह में इंफेक्शन फैलाने का काम करते हैं। दूसरा जो एक न्यूट्रिशन का टाइप है सिम्बायोटिक रिलेशन। सभी रिश्ते दर्द नहीं देते भैया, कुछ रिश्ते जिंदगी भर चलते भी हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक इस टाइप का रिलेशनशिप होता है जिसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग जाति के जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा फायदा देते हैं। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। क्या होता है, देखो यहां पर एक बायोलॉजिकल एसोसिएशन है, एक जैविक संबंध है ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कि दोनों ही एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो यहां पर दो सहजीवी संबंध हमें, दो सिम्बायोटिक रिलेशंस हमें फंगस के भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है माइकोराइजा और दूसरा है लाइकेन। माइकोराइजा एंड लाइकेन, दीज आर टू काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप व्हिच परफॉर्म्ड बाय फंजाई। आगे बढ़े, क्या है देखो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं माइकोराइजा की, MYCHORHIZZ, माइकोराइजा जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है। जिम्नोस्पर्म प्लांट नहीं जानते कोई बात नहीं, अभी की बात के लिए यूं समझ लो, बड़े पेड़ हैं, डेवलप्ड प्लांट है। ये क्रिसमस ट्री अपना कौन, पाइनस, बर्फीले प्रदेशों में देखा होगा ना पाइनस का ट्री। इसकी जड़ें, इसकी लंबी 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 जड़ें होती है, ये लंबी लंबी, उन जड़ों के अंदर एक ग्लोमस, GLOMUS, ग्लोमस, ग्लोमस नाम का है ना एक फंगस, इसकी जड़ों के बीच बीच में है ना पूरा का पूरा जाल बना लेता है। इसकी जड़ों के बीच बीच में, इसकी, तो इसकी जड़ों के बीच में ये पूरा जाल बना लेता है और क्या करता है, बाहर से पानी एब्जॉर्ब कर करके इस प्लांट को देता है। क्यों, ये नहीं कर सकता एब्जॉर्ब, ये नहीं कर सकता एब्जॉर्ब, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो जड़ों के जो क्या बोलते हैं फिलामेंट्स होते हैं ना, गल जाते हैं। तो यहां पर ये जो ग्लोमस नाम का फंगस है, ये इसकी जड़ों के बीच में, जड़ों के अंदर तक फैला रहता है और बड़े प्लांट्स को जो है वाटर एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देता है। उसके बदले में ये पेड़ इस ग्लोमस को खाना देता है। तो द एसोसिएशन, द बायोलॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस इज कॉल्ड माइकोराइजा। हिंदी में बोले तो कवक मूल। जो विकसित पौधे होते हैं, डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों का और फंगस के बीच का एक बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, जैविक संबंध होता है, जिसमें कवक तो पौधे को पानी एब्जॉर्ब करके देता है और पौधा जो होता है वो कवक को खाना देता है। इसे बोलते हैं माइकोराइजा। ग्लोमस नाम का कवक चीड़ के वृक्ष पाइनस को ये काम करके देता है। तो ये इनका दोनों का रिलेशन हो गया। आगे बढ़े बच्चों, तो आपने देख लिया एक जैविक संबंध, तो सिम्बायोटिक रिलेशन तो हो गया माइकोराइजा। दूसरा कौन है, लीचेन, LICHEN, लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन, कौन लाइकेन आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं लाइक। तो देखो लाइकेन, अब आता है लाइकेन। लाइकेन, आपने कहीं पर लाइकेन्स को देखा है, कहीं पर देखा है आपने लाइकेन्स को? कभी आपने वो प्रोग्राम देखा बालवीर? बालवीर को साइड में हटो, परियों को लेकर आओ, परियों की दुनिया, बहुत सुंदर सुंदर परियां, सुंदर सुंदर परियों के पास में क्या, बहुत सारी चट्टानें, चट्टानों के ऊपर कौन उगरे, रंग बिरंगे पौधे, इस टाइप से। परियों को मत देखो, उन चट्टानों को देखो, उन चट्टानों के ऊपर जो रंग बिरंगे पौधे उग रहे हैं ना। अब सोचो चट्टानों के ऊपर पौधा उगता है क्या? नहीं उगता। वो जो चट्टानों के ऊपर उगा हुआ पौधा है, दैट इज लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। ये चट्टानों के ऊपर जो उगा हुआ पौधा आपको नजर आ रहा है, रंग बिरंगा, परियों के दुनिया को सुंदर बनाने वाला, दैट इज लाइकेन। उसी को बोलते हैं लाइकेन। ये लाइकेन पौधा है क्या? नहीं है ये पौधा। लाइकेन क्या है? ये मिक्सचर है। क्या है इसका? जो लाइकेन का नीचे नीचे का हिस्सा होता है ना, वो फंगस का बना हुआ होता है।
वो फंगस का बना हुआ है। और लाइकेन के जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है ना, वो किसका बना हुआ है? एल्गी का बना हुआ है। एल्गी यानी शैवाल, काई जो जम जाती है उसका। तो शैवाल, एल्गी और फंगस दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों का जैविक संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। लाइकेन से दोनों को क्या फायदा हुआ? ऐसा है कि बेटा कि जो एल्गी है ना, वो पानी के अंदर ही रह सकती है, वो जमीन पर नहीं आ सकती। फंगस जमीन पर रह सकता है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता। तो फंगस ने क्या किया? एल्गी के साथ हाथ मिलाया। फंगस ने कहा एल्गी बहन खाना बना कर दो। एल्गी ने कहा तू क्या करेगा? उसने कहा मैं न्यूट्रिशंस दूंगा, आपको वाटर एब्सॉर्ब करके दूंगा, सभी चीजें लाकर दूंगा। तो यहां पर फंगस जो है नीचे नीचे की तरफ से इसको एल्गी को न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फंगस को क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है। दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इतना फायदा हो गया कि अब तो चट्टानों से भिड़ जाएंगे, चट्टानों पर टकरा जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर चट्टानों के ऊपर रह जाते हैं कौन? रह जाते हैं लाइकेन रह जाते हैं। और एक चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, लाइकेन से मिलता है क्या? लिटमस। लिटमस मिलता है। लिटमस नाम का एक बैंगनी पदार्थ मिलता है जो कि एसिड की प्रेजेंस में तो ब्लू हो जाता है, और बेस की प्रेजेंस में जो है वो एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है, और बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। लिटमस एसिड बेस की जांच करने के लिए काम आता है। तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। लाइकेन बहुत उपयोगी पौधा है, स्वच्छ वातावरण में उगता है, प्रदूषण का सूचक है। कहीं कहीं पर अगर पॉल्यूशन होगा तो ये नहीं उगेगा, ये मिलेगा हिमालय की वादियों में या परिलोक में। तो यहां पर है लाइकेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आगे देखते हैं, अब आ जाता है हमारा फंगस का रिप्रोडक्शन, जो कि हमारे इस वाले वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दे दूंगा। ओके, तो देखो रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, हम जनन की बात करें, अरे दुनिया में आए हो तो किस लिए? जनन के लिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो यहां पर क्या होता है, हम अगर इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन की बात करें, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो किससे हो? काया से, यानी हमारे शरीर से। तो यहां पर आप बाय फ्रेगमेंटेशन, यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब खंडन विधि के द्वारा टुकड़ों में टूट जाता है। कवक टुकड़ों में टूट जाएगा, फंगस टुकड़ों में टूट जाएगा, और हर टुकड़ा क्या करेगा? नया फंगस बना लेगा। दिस इज कॉल्ड बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यहां पर दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती है जिनको बीजाणु या स्पोर्स बोलते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं? जैसे मान लो ये फंगस का फिलामेंट है, ये रहा फिलामेंट, ये यहां पर फिलामेंट, यहां पर फिलामेंट, बहुत सारे फिलामेंट। अब इस फिलामेंट के अंदर क्या होगा कि ऐसे है ना, जो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगी बहुत सारी फिलामेंट के अंदर ही। इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे स्पोरेंजिया, SPORANGIA, स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। बीजाणुधानी ये बन जाएगी। अब देखो, ये कवक खुद भी हैप्लॉइड होता है, यानी आधे क्रोमोसोम वाला होता है। अब ये बीजाणुधानी होती है, ये बीजाणुधानी बन जाती है। इस बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर्स बन जाती है। कौन से विभाजन के द्वारा भैया? समसूत्री विभाजन के द्वारा, माइटोसिस के थ्रू। तो ये गोल गोल स्पोर्स बन जाते हैं, गोल गोल बीजाणु बन जाते हैं। और जब ये बीजाणुधानियां फटती है, ये स्पोरेंजिया फटती है, तो ये जो स्पोर्स हैं ये फ्री हो जाते हैं, बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। ये लो, ये फ्री हो गए ना। और हर जो स्पोर होगा, हर एक स्पोर होगा, हर स्पोर से क्या है? एक नया फंगस बन जाएगा। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाओ परियोजना। तो यहां पर हर एक स्पोर से नए फंगस बन जाएंगे। ओके, आया समझ में? इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, स्पोर्स की वैरायटी फंगस में बहुत टाइप की मिलती है, जैसा आप चाहोगे वैसा स्पोर मिल जाएगा गुरु। देखो कौन कौन सा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जू स्पोर्स की। तो कुछ जो पानी में रहने वाले फंगस है, उनके जो स्पोर्स होंगे उनके अंदर आपको फ्लैजिला मिल सकती है या कशाभिका मिल सकती है। फ्लैजिला क्या करेगी? घूमेगी फिरेगी और इसको तैरने में मदद करेगी। तो ऐसे स्पोर्स जिनमें फ्लैजिला मिलती है उनको बोलते हैं चल बीजाणु, जू स्पोर्स। दूसरे होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है? इस टाइप की स्पोरेंजिया बनेगी हनुमान जी के गोटे की जैसी, गुब्बारे की जैसी, और उसके अंदर जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बनेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स या धानी बीजाणु। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तीसरे होते कॉनिडियोस्पोर्स।
स्पोरेंजिया के अंदर न लगकर अगर स्पोरेंजिया के बाहर अगर स्पोर्स लग रहे हैं, दोज आर कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर्स, जो कि अब हमें पेनिसिलियम में भी देखने को मिलते हैं। तो कॉनिडियोस्पोर्स लगेंगे जो कि क्या है, सीरीज के रूप में लगते रहते हैं। तो कॉनिडियोस्पोर्स, और भी बहुत टाइप के स्पोर्स होते हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर किसके थ्रू हो जाएगा, स्पोर्स के थ्रू। आगे बढ़े, देखो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कि जहां पर एक सेल बन जाए जिसे हम मेल मान लें, दूसरी सेल बन जाए जिसे हम फीमेल सेल मान लें, दोनों सेल्स के मिलने से ही आगे जनसंख्या वृद्धि होती हो, तो उसे बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो सेल्स बननी चाहिए, उन सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स पार्टिसिपेट करती है, जो कोशिकाएं मिलती है, उनको गैमेट कहा जाता है। और इन दो गैमेट के मिलने से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहा जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्स ऑर्गन्स, गैमेटेंजिया या फ्लोटिंग बॉडी। अब क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके फंगस के अंदर होता है तो उनके अंदर ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको कहा जाता है गैमेटेंजिया या फ्लोटिंग बॉडी। ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बनती है, इनके अंदर स्पोर्स की जैसी स्ट्रक्चर बनती है। पर इनकी स्पोर की खास बात क्या है कि स्पोर तो पूरा का पूरा फंगस डायरेक्ट बना सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा फंगस डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो यहां पर एक स्पोर जो छोटा होता है और मूवमेंट कर सकता है उसको तो मान लेते हैं मेल गैमेट, और एक स्पोर जो बड़ा होता है और मूवमेंट नहीं कर सकता उसको हम मान लेते हैं फीमेल गैमेट। क्यों माना, छोटे वाले को मेल, बड़े वाले को फीमेल, क्यों, यही प्रकृति का नियम है। बड़ा और नॉन मोटाइल फीमेल, छोटा और मोटाइल जो जा सकता है वो मेल। तोरण मारने कौन जाता है, दूल्हा, तो यहां पर कौन आएगा, मेल गैमेट, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब आया मेल फीमेल के पास में, फीमेल के पास में आया। सबसे पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइटोप्लाज्म, इनका जो कोशिका द्रव्य है वो मिल जाता है, और इस अवस्था को कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्लाज्मोगेमी ही है ये। तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, जब इनका साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। उसके बाद जब मन मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। साइटोप्लाज्म मिला, इसके बाद में क्या मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया। न्यूक्लियस मिलते ही इस कंडीशन को क्या कहा गया, कैरियोगेमी। उसके बाद इनके दो न्यूक्लियस मिल गए, स्ट्रक्चर बन गए 2n, द्विगुणित स्ट्रक्चर बन गए, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, जिसे क्या कहा जाएगा, जाइगोट। अब यहां समस्या है, क्या समस्या है कि जो फंगस होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर n गुणसूत्र होते हैं, n क्रोमोसोम्स होते हैं। जिन्हें n और 2n क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा। तो यहां पर इनके क्रोमोसोम्स होते हैं n और यहां पर 2n क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है इसमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस होता है जिससे कि एक ही जाइगोट से 4 स्पोर्स बनते हैं और बाद में हर स्पोर्स नए फंगस का डेवलपमेंट कर देता है। इस टाइप से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये फंगस के जनरल फीचर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। फंगस क्या होते हैं, किस टाइप से रहते हैं, कैसी उनकी सेल्स होती है, कैसा उनका हाइफे होता है, माइसीलियम किस टाइप का होता है और वो रिप्रोडक्शन किस टाइप से करते हैं। आगे फंगस के टाइप्स जो कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो टाइप्स हैं, इनके बारे में हम एक इंडिविजुअल वीडियो में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता रहूंगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को जो भी क्वेरीज हो आप कोचिंग पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वहां पर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय।